हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स 1 लेक्चर 2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज हम कल के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने फोटोन फ्लक्स तक की बातें कर ली थी, है ना। और फोटोन फ्लक्स जो था वो इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन वाला फॉर्मूला था आई लैम्डा बाई एच सी। और काफ़ी सारी चर्चा कर ली थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्टडी के चक्कर में ही कि वो क्यों है, कैसे है, उसको डिकोड करते करते जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा कुछ इवॉल्व हुआ है। और ये सारी थ्योरी जो है वो शुरुआत कहाँ से हुई? मैक्स प्लैंक की फोटोन या क्वांटम थ्योरी से। हम लोग जो कर रहे थे वो फोटोन फ्लक्स था, और फोटोन फ्लक्स के बाद अब उसके कुछ क्वेश्चंस लेने की बारी है। तो लेक्चर हमारा शुरू होता है फोटोन फ्लक्स के एक दो एग्जांपल से। फिर हम फोटोन डेंसिटी करेंगे। कोई लाइट बीम है, मान लो लेज़र लाइट आपने ली, उसमें से एक लाइट बीम निकाली, उस लाइट बीम में फोटोन की डेंसिटी क्या है इसकी चर्चा करेंगे। क्या फोटोन के पास मोमेंटम होता है और क्या मोमेंटम चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। अगर मोमेंटम चेंज होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं। तो क्या फोटोन का मोमेंटम चेंज होगा? हाँ। तो क्या वो फोर्स अप्लाई करेगा? हाँ। तो फोटोन भी फोर्स लगा सकता है, बिल्कुल लगा सकता है। लाइट फोर्स एक्सर्ट करती है। तो फोर्स कितनी एक्सर्ट करती है लाइट, यहाँ तक पहुँचना आज के लेक्चर का एम है। तो शुरू करते हैं मॉडर्न फिजिक्स 1 लेक्चर 2 ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फॉर जेई एडवांस ओनली। मेंस के रिगार्डिंग बहुत हल्का पार्ट आता है, बहुत टफ नहीं आता है। तो मेंस के को कंसीडर करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा, उतना डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। खैर, क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लो सन जो है, सन डिलीवर्स अबाउट 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस पर 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी अर्थ पे आती है सन से। कैलकुलेट। दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जो कैलकुलेट करना है वो ये है कि टोटल पावर इंसिडेंट ऑन अ रूफ ऑफ डायमेंशंस 8 क्रॉस 20 मीटर स्क्वायर। ठीक। बी पार्ट है सोलर एनर्जी, द सोलर एनर्जी इन जूल्स। ध्यान रखें, जिस यूनिट में बात बोली जाए उसी में आंसर करना है। इंसिडेंट ऑन द रूफ इन 1 आवर। 1 घंटे में कितनी एनर्जी सरफेस पर गिरेगी ये पता करना है। तो शुरुआत करते हैं भाई सवाल की। सबसे पहले अर्थ के सरफेस पर क्या इंटेंसिटी है सन की वजह से? गौर से देखो, ये इंटेंसिटी लिख रखी है, किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी। तो अर्थ की सरफेस पे हमें इंटेंसिटी पता है, पार्ट ए पहले करेंगे। इंटेंसिटी की जानकारी मुझे है, दैट इज़ 1.4 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं पावर की चर्चा करूं तो पावर इज नथिंग बट इंटेंसिटी इनटू एरिया, क्योंकि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी इनटू एरिया इज पावर। अच्छा, ये एरिया किसका लिखना है? पूरी अर्थ की सरफेस का लिखना नहीं, जहां पर पावर निकालनी है, जिस सरफेस की पावर निकालनी है उस सरफेस का ही एरिया लिखना है। इंटेंसिटी इज 1.4 इंटू 10⁻³ किलो को मैं नंबर में चेंज कर ले रहा हूँ, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर बचा। इंटू एरिया की डायमेंशंस क्या है? गौर से देखो, जो सरफेस है रूफ की डायमेंशंस 20 इंटू 8 मीटर स्क्वायर। आप देखो तो ये मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक। और जो तुम्हारे पास बचेगा वो बचेगा 1.4 इंटू 10⁻³ इंटू 160 वॉट। ये आंसर आया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर आएगा 2.24 इंटू 105 वॉट। सॉल्व करेंगे ऐसा कुछ बन जाएगा, इसमें कोई चमत्कार नहीं है। इसको किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। ठीक है। बी पार्ट की चर्चा करें। बी पार्ट कर रहा था कितनी एनर्जी 1 घंटे में आएगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? पावर इंटू टाइम। पावर कितनी निकाल ली हम लोगों ने? हमारी पावर आई 2.24 इंटू
ये 105 क्यों लिखा है, आंसर गलत हो गया है, ये पावर है, ठीक है, क्योंकि 105 तो आएगा ही नहीं वहाँ सॉल्व करके। देखो ऊपर क्या है, 10⁻³ इंटू 160। मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ कि थोड़ा सा देख लूँ आंसर, 1.4, हाँ 1.4 10⁻³ इंटू 160 पावर हो गई, इंटू टाइम 1 आवर है तो 60 इंटू 60, और ये सब कुछ किस में आ गया, जूल्स में, क्योंकि आपने पावर का मल्टीप्लाई कर दिया है और टाइम को जो है सेकंड में ले लिया है ये, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, ये और भी अच्छा है। क्या है, देखो एक बल्ब है, उससे लाइट निकलती है, और लाइट की जो एवरेज वेवलेंथ है, मीन वेव लेंथ, जो एवरेज वेवलेंथ है, ये एवरेज वेवलेंथ आपको दी गई है 4500 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो भी इफेक्ट है वो इस पे ही काउंट करना है, मान के चलना है कि जो भी हमारी लाइट है वो लगभग लगभग इतने वेवलेंथ की ही है, सारे फोटॉन्स, ठीक। लैंप है, लैंप की रेटिंग क्या है, ये देखो, लैंप रेटिंग इज 150 वॉट, 150 वॉट का लैंप है, बट 8% एफिशिएंट, 8% एनर्जी, ये लिख लो, एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फोटॉन्स। मतलब 150 वॉट की पावर है, ये 150 वॉट एनर्जी पर सेकेंड बल्ब ले रहा है, लेकिन उस 150 वॉट 150 वॉट्स का सिर्फ 8% एनर्जी फोटॉन्स में यानी लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, और जो फोटॉन कन्वर्ट हो रहे हैं उनकी वेवलेंथ इतनी दे रखी है। ये क्वेश्चन है। अब पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकेंड। तो दिमाग में बात रखें, जब पर सेकेंड की बातें आती हैं तो पावर ही एनर्जी है, एनर्जी ही पावर है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझना है इसमें, जो फोटॉन निकल रहे हैं वो फोटॉन किसी कीमत पर 150 वॉट से नहीं निकल रहे हैं, जो फोटॉन है वो 150 वॉट के 8% से निकल रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हमें उस वाली पावर से मतलब है जो कि फोटॉन क्रिएट कर रही है, टोटल पावर से तो मतलब नहीं है। तो मैं यूजफुल पावर लिखना चाहता हूँ, यूजफुल पावर इज 150 वॉट का 8%। ये कितना निकल आया बेटा आपके सामने, आप इसको काट दीजिए। ये जो यूजफुल पावर है ये निकल के आएगी आपके पास 12 वॉट, ठीक है। 12 वॉट का मतलब हो गया 12 जूल पर सेकेंड। अब ये काम आएगा। अच्छा एक चीज़ कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम का फॉर्मूला है टोटल पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। टोटल पावर क्या है 12 वॉट, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन क्या होती है hc/λ। क्लियर है मेरी बात। तो 12 इंटू लेमडा की वैल्यू दे रखी है, दैट इज 4500, एंगस्ट्रॉम दे रखा है, तो आप उसको 10⁻⁻10 में कन्वर्ट ज़रूर करें, वरना काम नहीं चलेगा, कन्वर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो भी है इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आपका सुंदर प्यारा अच्छा टिकाऊ आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन आपके पास में है, कर लीजिए, कैलकुलेटर होगा, वैसे कैलकुलेटर का यूज़ कम से कम करें, बेहतर है। आगे देखें, स्टोरी चालू होती है अब फोटोन डेंसिटी इन अ लाइट बीम की। फोटोन डेंसिटी इन अ लाइट बीम। लाइट बीम की फोटोन डेंसिटी क्या है, फोटोन डेंसिटी का मतलब क्या है। डेंसिटी सबको पता है, पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात हो रही होगी, तो चर्चा वही है। हाँ, फोटोन डेंसिटी का मतलब कि एक बीम में पर यूनिट वॉल्यूम कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स
पर यूनिट वॉल्यूम इज फोटोन डेंसिटी। अब मैं इसको आसान करने के लिए क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को आसान करने के लिए, इसको सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए आपके सामने मैं रेक्टेंगुलर टाइप की एक बीम बनाऊंगा। ये रेक्टेंगुलर बीम बनके हमारी तैयार हो गई। ठीक, ये रेक्टेंगुलर बीम बनके तैयार हो गई। अब गौर से देखो, रेक्टेंगुलर बोल लो या सिलेंड्रिकल बोल लो, ज़्यादा अच्छा है। मैंने ऐसे गोल बना दिया ना, तो चलो सिलेंड्रिकल लेके चलो, लिख लेते हैं सिलेंड्रिकल बीम। तो ये सिलेंड्रिकल बीम है हमारी। अब सिलेंड्रिकल बीम ऐसी मानी गई है कि इससे निकलने वाली लाइट कहीं और बाहर नहीं भाग रही है, सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी जा रही है इस बीम में, मतलब इसी शेप में ही जा रही है। ठीक, इस बात पे विशेष ध्यान रखें। ठीक, ये देखो, अब तुम्हें दिखाई देगा बहुत अच्छा कि यहाँ पर भी तो सर्कल बनने वाला है, यहाँ भी तो एक सिलेंडर बनने वाला है, पूरा सिलेंडर बनेगा। ये गौर से सोचो तो वो इफेक्टिव एरिया है जहाँ पर लाइट पड़ रही है ना। ये एरिया हमारा ए है मान लेते हैं। बाकी की सरफेस क्या है, बाकी की सरफेस तो बस बना रखी, काम की नहीं है। ठीक, ये वो नीले के अंदर वाला वो सरफेस एरिया है जो सच में हमारे काम का है। ठीक, तो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर दूंगा, ये हमारे काम का है जो चमक रहा है। ध्यान रखें इस बात का। इस सोर्स की, ये सोर्स है, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है P। ठीक, इसकी पावर P है। अब सोचिए कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जो हम लोगों ने फोटोन फ्लक्स के नाम से हम जानते थे, वो फोटोन फ्लक्स क्या होता है। फोटोन फ्लक्स की वैल्यू तो आई लेमडा बाई HC हमने लास्ट लेक्चर में निकाली थी, और इस फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो मैं टाइम को वहीं रहने देता हूं, तो ये नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम है। ठीक, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड की बातें कर रहे हैं। ठीक, एरिया को आप ऊपर भेज दीजिए, तो यहां से आपको मालूम पड़ेगा कि n बराबर हो जाएगा आई लेमडा बाई HC इंटू ए। ये हो गया बेटा। ठीक, आपने निकाल लिया। फोटोन डेंसिटी क्या होती है? फोटोन डेंसिटी जो है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द बीम। अब ये पर यूनिट टाइम का नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है। अब टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स को अगर मैं पर यूनिट टाइम कर लूँ तो पर यूनिट टाइम का वॉल्यूम भी लिखना पड़ेगा। गौर से सोचो कि जो मेरी बीम है वो पर यूनिट टाइम का क्या मतलब है समझना है। इसमें बहुत अच्छा क्रिस्पी मतलब है कि मेरी लाइट जो है इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना दूर चलेगी। अगर मैंने यहाँ पे लाइट क्रिएट की और तुमसे पूछा कि 1 सेकंड बाद बीम कहाँ पहुँच जाओगी, तो बीम से जवाब आएगा कि सर हमारी स्पीड c है और 1 सेकंड में c डिस्टेंस हम ट्रैवल कर लेंगे। ये c डिस्टेंस ट्रैवल हो गई। अगर बीम का एरिया a है तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि एरिया इंटू स्पीड ऑफ लाइट इंटू टाइम इज़ द वॉल्यूम। और अगर मैं टाइम 1 सेकंड कर दूँ तो क्या जो वॉल्यूम है दैट बिकम्स a इंटू सी, वॉल्यूम ऑफ बीम इन 1 सेकेंड। हाँ बिल्कुल, यानी कि एरिया इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट इज द वॉल्यूम इन 1 सेकेंड। यानी कि अगर मैं वॉल्यूम की जगह पर एरिया इंटू स्पीड ऑफ लाइट रखता हूं तो ये 1 सेकंड का वॉल्यूम है। तो 1 सेकंड के वॉल्यूम का मतलब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ फोटॉन्स जो मैंने यहाँ एन रखे हैं वो भी 1 सेकंड के चाहिए, और 1 सेकंड के नंबर ऑफ फोटॉन्स तो हम निकाल चुके हैं ऊपर। तो ये हो गया, इसकी जगह आएगा आई लेमडा बाई HC इंटू ए, और नीचे आएगा बेटा आपका AC। ए से ए कट गया, स्टोरी बची आई लेमडा बाई HC स्क्वायर। अब स्क्वायर ना लिख के इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई लेमडा बाई HC इंटू 1/c। और आई लेमडा बाई HC को तो हम फाई बोला करते थे, फोटोन फ्लक्स, तो 5/c ये बन गया। तो फोटोन डेंसिटी का फॉर्मूला आसान बन गया। रो फोटोन इज इक्वल टू 5/c फोटोन डेंसिटी
बाय स्पीड ऑफ लाइट। और ये ध्यान रखना कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि लाइट इज़ इन वैक्यूम, क्योंकि जैसे ही मीडियम आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर बदल जाएगा और वहीं से स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगी, है ना। इसलिए सी के फैक्टर को ही लेके हम पूरे चैप्टर में चलेंगे और मान के चलेंगे कि कहीं भी मीडियम चेंज नहीं हुआ, वैक्यूम की ही चर्चा हो रही है। ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, एक और बात कि हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं फोटोन फ्लक्स, और इसके नीचे आ सकता है स्पीड ऑफ लाइट। अब ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड से इंडिपेंडेंट है डेंसिटी ऑफ फोटोन, क्योंकि डेंसिटी निकालने के लिए तुमको वॉल्यूम लिखना है, और अगर तुम नीचे का वॉल्यूम बढ़ाते चले जाओगे तो तुम्हारा ऊपर फोटोन फ्लक्स भी तो बढ़ता चला जाएगा। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम इसको पर सेकंड के लिए डिफाइन करें। तो रो फोटोन पर सेकंड के लिए डिफाइंड नहीं है, हर कंडीशन के लिए डिफाइंड, इसको समझना। दूसरी बात जो अभी हमने फॉर्मुलेशन किया, इस फॉर्मुलेशन में हमने बहुत सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल केसेस का को कंसीडर किया। जैसे एक सिलेंड्रिकल बीम ली, इस सिलेंड्रिकल बीम में खास बात क्या है, क्यों इसको ही कंसीडर किया, वो उसका बहुत सिंपल लॉजिक है। दैट इज़ कि यहाँ पर देखो सारी की सारी फ्लक्स लाइंस, यानी कि सारी रेज जो हैं हमारे फोटॉन्स की, जो फोटॉन ट्रैवल कर रहे हैं वो पैरेलल टू ईच अदर कर रहे हैं और इक्वी डिस्टेंट टाइप के हैं, मतलब कहीं भी डाइवर्जन या कन्वर्जन नहीं हो रहा है, यानी कि फोटॉन की डेंसिटी कहीं चेंज नहीं हो रही, यानी कि फोटॉन का फ्लक्स कहीं चेंज नहीं हो रहा। ठीक, डाइवर्जन कन्वर्जन नहीं है। पर मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स होता, इफ वी कंसीडर अ पॉइंट सोर्स, अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स होता, अगर ये पॉइंट सोर्स होता तो क्या होता, तो पॉइंट सोर्स होता तो पॉइंट सोर्स बना लो, इल्यूमिनेट कर लो भाई इसको। अब इससे जो लाइट निकलेगी वो डाइवर्ज होगी, गौर से देखो, जैसे जैसे ये दूर जाएगा, जैसे जैसे ये दूर जाएगा, जैसे जैसे ये दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा, तो गौर से देखो लाइट्स आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, और ये एक दूसरे से दूर हो रही हैं। उतना ही पावर ज़्यादा एरिया में फैल रहा है, यानी कि फोटोन का फ्लक्स भी घट रहा है और फोटोन की डेंसिटी भी घट रही है। लेकिन अच्छा, यहाँ से अगर हम फॉर्मूले को प्रूव करने जाते तो इतनी आसानी से ये फार्मूला नहीं बनता, पर फार्मूला तो मेरे पास फोटोन की डेंसिटी का आ ही गया है ना, और फोटोन की डेंसिटी का जो फार्मूला मेरे पास आया है दैट इज फाई बाई सी। सी तो कांस्टेंट है, हर केस पर, हर तरह के सोर्स पर, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, पॉइंट सोर्स, लीनियर सोर्स और पैरेलल सोर्स, व्हाटएवर, जिस भी तरह का सोर्स है उससे फोटोन का फ्लक्स बदलेगा, स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी बदलेगी। यानी कि हर केस का फ्लक्स की वैल्यू डालते जाओ, हर केस के डेंसिटी की वैल्यू उठाते जाओ, यानी कि ये तो केस डिपेंडेंट है। केस डिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि सोर्स डिपेंडेंट है। ठीक, ये सोर्स डिपेंडेंट है। एक सेकंड में कितना दूर लाइट चली जाएगी दैट डिपेंड्स ऑन सोर्स, कि भाई डाइवर्ज भी तो हो रहा है, डेंसिटी भी तो बदल रही है। तो पॉइंट सोर्स की चर्चा करें तो पॉइंट सोर्स के लिए हमने जो निकाला था फोटोन फ्लक्स, वो निकाला था पी लेमडा बाई एच सी। ठीक, और ये तो फोटोन फ्लक्स हो गया पॉइंट सोर्स के लिए, और सी से डिवाइड करना है। ये क्लियर है फोटोन फ्लक्स। अच्छा, फोटोन फ्लक्स पी लेमडा बाई एच सी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा। ये जब तक ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करोगे एरिया से तब तक नहीं बनेगा। तो फोटोन फ्लक्स की चर्चा करो। फोटोन फ्लक्स फॉर पॉइंट सोर्स ये हम लोगों ने निकाला हुआ है। ये कैसे निकाला हुआ है? अरे कुछ नहीं, फोटोन फ्लक्स का फॉर्मूला कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट टाइम में तो 1 सेकंड चला गया, और पर यूनिट एरिया का मतलब जो टोटल हमारा स्फीयर बन रहा है, इस स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया तो होता कर्व्ड ही है, तो सरफेस एरिया से डिवाइड कर दें पी लेमडा बाई एच सी को, तो क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा फोटोन फ्लक्स। ठीक, अब मुझे फोटोन फ्लक्स मालूम चल चुका है, तो क्या किया जाए? तो रो ऑफ फोटोन के लिए क्या करें? ये तो फॉर्मूला पता है, लास्ट लेक्चर में आप देख लेना, मिल जाएगा पी लेमडा बाई एच सी इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, जो कि छोटा आर लिख देते हैं क्योंकि बगल में भी छोटा आर लिखा है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये लिख लिया, और डिवाइडेड बाई ये सी। तो डिवाइडेड बाई सी का मतलब यहाँ स्क्वायर लगा लेना चाहिए, बस बात खत्म। ये हमारे लिए एक बढ़िया सुंदर फार्मूला बन के तैयार हो गया। अब इस फार्मूले को गोरा कर लें, मतलब पीला कर लें। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ये क्या है? पॉइंट सोर्स के लिए। अच्छा, एक बात और भी है कि पॉइंट सोर्सेस के लिए, लीनियर सोर्सेस के लिए, किसी भी तरह के सोर्स के लिए आपको ये फार्मूलाज याद करने की बहुत नीड नहीं है। आपको सच्चाई तो ये है कि फ्लक्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, और फ्लक्स की वैल्यू अगर ये आपको पता है तो आप सी से डिवाइड करके तो
डेंसिटी निकाल ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। ठीक, तो कुछ फॉर्मूलाज तो हो गए डेंसिटी के। अब ये डेंसिटी वगैरह क्या करती है, वैसे तो चाहो पढ़ो चाहे ना पढ़ो डेंसिटी, फोर्स के फार्मूला, प्रेशर के फार्मूला डायरेक्टली आ सकते हैं, लेकिन जब आप इन इंटरमीडिएट छोटे छोटे जो फॉर्मुलेशन हमने बनाए, मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट बनाए हैं, इन सारे कंस्ट्रक्ट से एक फ़ायदा है कि जब भी आप कभी कुछ अच्छा पढ़ने की कोशिश करोगे या टॉपिक के अंदर डिटेल में जाने की कोशिश करोगे, तो आपको हर बार ये कैलकुलेशन से बचा लेंगे और एक रिलेशन देंगे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पे चीज़ें कैसे डिपेंड कर रही हैं, एनर्जी ऑफ फोटॉन पे चीज़ें कैसे डिपेंड कर रही हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे कैसे चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपको काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं। फिलहाल की कंडीशन ये है कि अब हमें पहुंचना चाहिए फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट बीम। आज का एम यही था कि हमें यहां तक पहुंचना था, फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट बीम। फोर्स एक्सर्टेड बाय लाइट बीम, अच्छा ये क्या है? क्या लाइट बीम फोर्स लगाती है? पहले ही बोल चुके हैं, हाँ भाई लगाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट के पास मोमेंटम होता है और मोमेंटम तो चेंज हो जाता है, और जब मोमेंटम चेंज हो जाता है तो कांड हो जाता है, भाई फोर्स तो लगती है। अच्छा, जैसे मानो कि मेरे पास एक बॉडी है, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं, सिंपल, एक बॉडी है और मैं इसको कृष्ण पिंड बोल रहा हूँ, यानी ब्लैक बॉडी बोल रहा हूँ। मान के चलो, ब्लैक बॉडी का मतलब काली बॉडी बिल्कुल नहीं है, ब्लैक बॉडी का मतलब वो बॉडी जो पूरी तरह से सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या दुनिया भर का रेडिएशन खा जाती है? नहीं, जो उसके ऊपर पड़ता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, उनमें से कुछ भी ट्रांसमिट या रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो मैं इसको बोलता हूँ ब्लैक बॉडी। मेरे पास सामने एक बढ़िया सुंदर प्यारी सी सिलेंड्रिकल बीम है, सिलेंड्रिकल सोर्स है जो अपने अंदर से, इधर सोर्स लिख देता हूँ, सिलेंड्रिकल बीम जनरेट कर रही है और आगे भेज रही है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि इस बीम से निकलने वाला कोई भी रेडिएशन इधर उधर नहीं जा रहा है, वो पैरेलल है और एक ही दिशा में भाग रहा है। तो जो इस पे आएगा, यहाँ भी सिलेंड्रिकल बीम ही दिखाई देगी। और अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मानता हूँ, तो फिर इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होने वाला है? ए। कोई परेशानी वाली बात? ये जो सिलेंडर बना, ये जो सिलेंडर बना, ये जो सिलेंडर बना ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है मान लो। और जो सोर्स है, इसकी मैं पावर अगर डिफाइन करूँ तो पावर को मैं पी कह देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पावर होगी भाई। ठीक है, थोड़ा सा पावर को बड़ा बना दे क्योंकि मोमेंटम की कहानी आने वाली है, मोमेंटम को छोटे पी से लिखेंगे। ठीक, ये है ब्लैक बॉडी होने का क्या मतलब है कि सारे के सारे जो फोटॉन्स आ रहे हैं, ऑल द फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड हेयर, यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अच्छा, मतलब अगर तुमसे ये कोई पूछे कि आने वाले फोटॉन्स का क्या मोमेंटम था, पी इंसिडेंट क्या था, तुरंत तुम कहोगे कि जो फोटॉन है उसका जो वेवलेंथ है वो लेमडा है। अगर लेमडा है तो पी इंसिडेंट तो एच बाई लेमडा होगा, होता ही यही है। और ये पी इंसिडेंट होगा किधर? इस डायरेक्शन में। और पी फाइनल की चर्चा करो तो पी फाइनल की वैल्यू तो जीरो हो चुकी है। सर जीरो कैसे हो गई? बिल्कुल जीरो हो गई। कैसे जीरो हो गई? क्योंकि एब्जॉर्ब हो गया ना, और एब्जॉर्ब हो गया मतलब पार्टिकल रुक गया, और रुक गया तो फोटोन की आइडेंटिटी खत्म हो गई। एब्जॉर्ब हो गया, फोटोन ही खत्म, फोटोन खत्म तो मोमेंटम का आएगा। ये मत समझना कि फोटोन रुक गया इसलिए मोमेंटम जीरो हुआ। फोटोन इज नेवर एट रेस्ट, वो रुकता नहीं है, एब्जॉर्ब हो गया, आइडेंटिटी खत्म हो गई, फोटोन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई, फाइनल मोमेंटम जीरो है। और यहीं पर तुमसे अगर कोई कहे कि व्हाट इज़ द चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तुम तुरंत कहोगे कि वो एच बाई लेमडा ही है, क्योंकि फाइनल जीरो है, इनिशियल एच बाई लेमडा है, तो मिला जुला के एच बाई लेमडा आने वाला। सर माइनस क्यों नहीं लिया? अरे मैग्नीट्यूड से मतलब रखो यार, है ना। और फोर्स जो लगेगी सरफेस पे वो पीछे की तरफ लगेगी, बात खत्म। ठीक, ये डेल्टा पी हो गया। अब मुझे पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना, यही तो होता है। यहां एक काम ये कर लिया जाए कि इफ वी पुट डेल्टा टी इक्वल्स 1 सेकेंड, मैं कोई भी टाइम रख सकता हूँ ना, 1 सेकेंड के अंदर फोर्स लिख सकता हूँ, 2 सेकेंड में फोर्स लिख सकता हूँ, 4 सेकेंड में फोर्स लिख सकता हूँ, तो मेरी जो इच्छा मैं करूँ, है ना। तो मैंने टाइम को 1 सेकेंड रख दिया। अगर मैं टाइम को 1 सेकेंड रखता हूँ देन एफ बिकम्स डेल्टा पी, फोर्स जो है वो डेल्टा पी के बराबर हो जाता है। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कितना मोमेंटम में चेंज आया, इसकी चर्चा करनी है। तो 1 सेकेंड में क्या सर, जो एक फोटोन है उसका मोमेंटम में चेंज तो एच बाई लेमडा ही आएगा। एक फोटोन में एच बाई लेमडा चेंज आएगा, पर एक फोटोन थोड़ी इंसिडेंट हो रहा है, फोटोन तो बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। कितने इंसिडेंट हो रहे हैं? 1 सेकेंड में हो रहे हैं।
एरिया कितना है बीम का, वो तो सर ए है। 1 सेकंड में कितने फोटोन इंसिडेंट होते हैं, जरा याद करो। 1 सेकंड में इंसिडेंट होने वाले फोटोनों की संख्या हम निकाल चुके हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, नंबर ऑफ, लिख देता हूं यहां पे, फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी बेटा पावर ऑफ सोर्स इनटू लैम्डा अपॉन एच सी। ये वैल्यू अभी अभी लास्ट पेज पे भी हमने करी थी, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये है, ये 1 सेकंड में फोटोन का नंबर है, और एक फोटोन में ये है चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ वन फोटोन। तो टोटल कितना चेंज आया मोमेंटम का, जो टोटल चेंज आया मोमेंटम का, वो टोटल चेंज इन मोमेंटम is equal to number of photons into change in momentum of one photon. What is the total number of photon? That is p lambda by hc. What is the change in momentum of one photon? That is h by lambda. तो lambda से lambda cancel out, ओहो, h से h cancel, ओहो, ये क्या बात हुई। जो फोर्स अप्लाई होगी वो lambda पे डिपेंड नहीं कर रही, नहीं। मजा आया। फ्रीक्वेंसी पे नहीं, मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट डालो, फॉर्मूला तो वही आने वाला है, बिल्कुल वही आने वाला है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा कि किस फ्रीक्वेंसी का, किस वेवलेंथ का आपने फोटोन डाला है। इस बात पे डिपेंड करेगा कि पावर कितनी है। पावर कितनी होने का मतलब कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम गिर रहे हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करेगा, फोटोन की एनर्जी पर नहीं। ध्यान रखें, ये फोर्स की बात हो गई है। अच्छा, एक बात और कि मैं थोड़ा सा अगर आपको हीट याद कराऊं, तो ऐसे समय पे जो आपने परफेक्ट ब्लैक बॉडी टर्म यूज़ कर लिया ना, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 0 है, और टी की वैल्यू 0 है। ये सब क्या होते हैं? एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, ट्रांसमिटिव पावर। किताबों में इनको एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस करके लिख के मिलता है। तो यहाँ पे वो बात हो गई है। क्लियर है मेरी बात? अब मान लो ये जो केस हमने बनाया, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी का बनाया। परफेक्ट ब्लैक बॉडी यानी कि ए बराबर 1 का केस बनाया। इस a बराबर 1 की जगह पर हम दूसरे केसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। r बराबर 1 का केस क्रिएट कर सकते हैं, t बराबर 1 का केस क्रिएट कर सकते हैं। t बराबर 1 हो जाएगा तो फोर्स ही नहीं लगेगी, मोमेंटम में चेंज ही नहीं आएगा। r बराबर 1 का कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रांसमिटेंस ना हो रहा हो, सिर्फ एब्जॉर्प्टेंस हो रही हो और रिफ्लेक्शन भी साथ में हो रहा हो। ऐसा केस हो सकता है। तो सेकंड केस बनाते हैं। सो मैं केस 1 पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, तो अच्छा लगेगा। केस 1, a बराबर 1। अच्छा, केस 1 हो गया। अब प्योर ब्लैक बॉडी हमने बात कर ली। अब ब्लैक बॉडी की जगह हम चर्चा करें केस 2 की। ये केस 2 क्या होने वाला है? केस 2 होने वाला है r बराबर 1, a बराबर 0 और t बराबर 0 का, यानी परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग बॉडी। जितना रेडिएशन आएगा सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो मेरे पास सरफेस थी वो कुछ ऐसी थी। हमने ऐसे सरफेस बनाया था क्यूबॉइडल या क्यूब, जो भी बना लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। असली बात तो इस बीम की है, जो बीम इस पर पड़ रही है। सोर्स क्रॉस सेक्शन एरिया ए, मैं इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए बोल देता हूँ। और फिर ये कहता हूँ कि सारी की सारी बीम जो है पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट है। ये प्यार मोहब्बत से अंदर की तरफ जा रही है, अच्छा भी लग रहा है, हैं। और फिर ये कहूँ कि बताओ 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 कि फोटोन कैसे आ रहा था। तो पहले फोटोन ऐसे आ रहा था, फिर इस सरफेस से टकरा के फोटोन वापस गया। यानी कि अगर मैं पी इनिशियल की चर्चा करूं तो वो है बेटा h बाई लेमडा। किस तरफ है? इस तरफ है। और अगर मैं पी फाइनल की चर्चा करूं तो वो भी बेटा h बाई लेमडा ही है, क्योंकि अपनी मीडियम में वापस आ गया तो लेमडा में कोई चेंज नहीं आएगा। पर ये h बाई लेमडा जो है वो इस तरफ है। तो अगर मैं टोटल चेंज इन मोमेंटम की बात करूं तो डायरेक्शन के हिसाब से ऐड करने पर मुझे 2h बाई लेमडा दिखाई देता है। क्योंकि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ तो इसको नेगेटिव मानूंगा, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, और ये पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2h बाई लेमडा इज द टोटल चेंज इन मोमेंटम। अब फोर्स की वैल्यू अगर मैं पर सेकंड के हिसाब से लिखूं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो फिर वही राम कहानी हो जाएगी। डेल्टा पी की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2h बाई लेमडा इंटू डेल्टा टी, ठीक, और इंटू एन करना ज़रूरी है। और मैं यहाँ से एन कर दूँ और इसकी वैल्यू 1 सेकंड रख दूँ, तभी तो एन से मल्टीप्लाई हो पाएगा। बिल्कुल। तो आप देखें इसकी वैल्यू 1 सेकंड है। आप पुट कर दीजिए। तो गौर से देखो, ये h बाई लेमडा इंटू ये जो कुछ भी है, ये सारा मिला के अभी अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है ऊपर
एग्जैक्टली सेम फार्मूला प्रूव किया है P बाई सी के बराबर। तो अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 2P बाई सी। तो जब भी कभी परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग बॉडी होती है तो इंसिडेंट रेडिएशन उस पर 2P बाई सी के बराबर फोर्स लगाता है। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी होती है तो उस पर P बाई सी के बराबर फोर्स लगाई जाती है। अब ऐसा ना होकर के एक जनरल केस ले लिया जाए, वो क्या है, केस 3। क्योंकि ट्रांसमिटेंस से फोर्स का कोई लेना देना नहीं है इसलिए उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। टी की वैल्यू को हम अभी भी 0 मान के चल रहे हैं। ए की वैल्यू को हम ए ले लें तो आर की वैल्यू 1 माइनस ए हो जाएगी, क्योंकि ए प्लस टी प्लस आर बराबर 1 होता है। ये हम लोग हीट में कर चुके हैं अच्छी तरह से, किरचॉफ लॉज में याद करो। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको हल्के में लेना नहीं है क्योंकि कब आ जाए कोई भरोसा नहीं है। खैर, एब्जॉर्ब होने वाला जो हमारा फोटोन है वो P बाई सी फोर्स लगाएगा, रिफ्लेक्ट होने वाला जो फोटोन है वो 2P बाई सी फोर्स लगाएगा। तो एक काम किया जाए, सबसे पहले पता करो कि कितने फोटॉन्स आ रहे हैं। मान लो कि n फोटॉन्स आ रहे हैं। अब ये n फोटॉन्स में कितने फोटॉन एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो एब्जॉर्ब होने वाले और ये रिफ्लेक्ट होने वाले, ट्रांसमिटेंस से कोई लेने देना नहीं, a इंटू एन होंगे और ये r इंटू एन होंगे। a इंटू एन को तो a इंटू एन लिखा रहने दो, r इंटू एन को लिख सकते हो 1 माइनस a इंटू एन। दिमाग में इस बात को बहुत अच्छी तरह से रखें। तो मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड बीम प्लस फोर्स ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड बीम ही तुम्हारी एफ नेट होगी। और तुम्हें समझ भी आती है, सिंपल भी है। तो नंबर ऑफ फोटॉन से कैसे मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, सोचो। मेरे हिसाब से नंबर ऑफ फोटॉन्स और एक फोटॉन के मोमेंटम का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। रिफ्लेक्टेड वाले की चर्चा करते हैं। पी लेमडा बाई एच सी, ये टोटल इंसिडेंट फोटॉन थे। ठीक, ये सारे इंसिडेंट थे। इस इंसिडेंट में जो 1 माइनस ए इसका फैक्टर रिफ्लेक्ट हो गया तो मैं इससे मल्टीप्लाई करा देता हूँ। इतना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो गया तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दे, रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स आ गए। नंबर ऑफ फोटॉन्स रिफ्लेक्टेड पता है, इसके बाद में एच बाई सी, सॉरी एच बाई लेमडा, सी लिख दिया मैंने गलती से, एच बाई लेमडा का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आ जाएगा टोटल फोर्स। ठीक, प्लस एफ एब्जॉर्ब की बातें करो, पी लेमडा बाई एच सी ये टोटल इंसिडेंट फोटॉन्स थे, इनमें से ए फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो गया तो ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाइड बाई एच बाई लेमडा, दिस इज द टोटल फोर्स। अब इसमें क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है, क्या क्या बदतमीजियाँ की जा सकती हैं, देखो। पी लेमडा बाई एच सी, पी लेमडा बाई एच सी, एच बाई लेमडा बाहर कर लीजिए, कोई बुराई नहीं उसमें। पी लेमडा बाई एच सी इंटू एच बाई लेमडा 1 माइनस ए प्लस ए बराबर आया आपका एफ नेट। एच लेमडा लेमडा कट गए तो बाहर क्या बचा, P बाई सी लेमडा, लेमडा तो कट गया सॉरी, P बाई सी बचा सिर्फ, और अंदर क्या बचा, ये से ये कट गया, क्या बचा 1 बराबर एफ नेट। तो P बाई सी बचा यार, हाँ बच गया, क्या कर सकते हैं, बच गया, P बाई सी बचा। सोचो कुछ गड़बड़ हुई क्या, नहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कैलकुलेशन देख लेना बस, है ना, इस बात को दिमाग में रखना, गड़बड़ ना हो, गड़बड़ ना हो, ध्यान रखना, गड़बड़ है, सोचो कहीं गड़बड़ हुई। अगर P बाई सी है तो ये तो सिर्फ एब्जॉर्ब बीम की वजह से फोर्स है, और मेरे पास तो रिफ्लेक्टेड बीम है जो कि डबल फोर्स लगाती है, तो एक्स्ट्रा नहीं हो गया, डबल फोर्स लगाती है, यही गलती है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा चेंज इन मोमेंटम इज एच बाई लेमडा, और यहाँ क्या लिखा है एच बाई लेमडा, ये सही है, एब्जॉर्ब वाले में तो एच बाई लेमडा होता है पर रिफ्लेक्टेड वाले में तो 2h बाई लेमडा होता है। तो यहाँ पे मुझे जो है वो अंदर जो बचा है वो इसमें एरर हो गया। ध्यान रखना इस बात का कि एच बाई लेमडा नहीं, रिफ्लेक्टेड वाली में 2h बाई लेमडा, तो आप P लेमडा बाई एच सी इंटू एच बाई लेमडा कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा 2 माइनस 2a प्लस a बराबर एफ नेट। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, 2a में से a घटा दीजिए, तो ये कट गया, ये सब कट गया, तो P बाई सी बचा बाहर और अंदर बचा 2 माइनस a बराबर
एफ नेट, ये फॉर्मूला बचा आपके पास है बेटा, पी बाई सी ऑफ 2 माइनस ए। ध्यान रखें इस बात का कि रिफ्लेक्टेड वाले का मोमेंटम में चेंज एच बाई लेमडा नहीं 2h बाई लेमडा है। तो ये सवाल हो गए किसके, ये फोर्स के सवाल हो गए, कितना फोर्स हमारे रेडिएशन किसी सरफेस पे लगाती है अगर बीम गिर रही हो तो, ठीक है ना। अभी इस पे और डिटेल में चर्चा करेंगे, रेडिएशन प्रेशर पे आएंगे। तो रेडिएशन प्रेशर के अंदर हम परपेंडिकुलर, जैसे अभी हम लोगों ने केस बनाया ना, उसके अंदर हमेशा हमेशा जो सरफेस थी मेरी, उस सरफेस के ऊपर हमने हमेशा परपेंडिकुलर रेडिएशन गिराया है। क्या ज़रूरी है कि बीम परपेंडिकुलर हो? जब बीम परपेंडिकुलर ना हो उस वक्त क्या करें, कौन सा एरिया लें? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सरफेस का एरिया ना लेके हम लोग के लिए जो सही मानों में एरिया है दैट इज़ एरिया ऑफ बीम, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बीम है, प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर एरिया होता है, ठीक। ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं इस पर सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। और लॉजिक अगर क्लियर होगा तो फार्मूला नहीं भी थोड़ा बहुत याद है तो भी काम चल जाएगा। वैसे तो मॉडर्न के अंदर आपको अल्टीमेटली फार्मूला याद करना ही करना है। सवाल देख लो, ये सवाल आपके लिए होमवर्क के तौर पे है, इसको करिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसी सवाल से हम अपने लेक्चर को शुरू करेंगे। मान लो एक सोर्स है, उसकी पावर पी है, इतनी दी गई पावर, और फिर ये बोला जाए कि जो सरफेस है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है, उसकी एब्जॉर्प्टिव पावर जो है वो 0.3 है और जो उसकी रिफ्लेक्टिव पावर है वो 0.7 है। ऐसा करने पर, और ये बोला जा रहा है कि जो बीम है फॉल्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। गौर से देखो, जो फोर्स का फॉर्मूला तुम ऊपर निकाल रहे हो ना, इसमें कहीं भी एरिया नहीं आ रहा है। तो एरिया कम हो या एरिया ज़्यादा हो, फोर्स उतनी लगेगी, एरिया से इंडिपेंडेंट है। इसलिए मैं सिर्फ एंगल बता रहा हूँ परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना। और जो पावर है, इससे निकलने वाले रेडिएशन का लेमडा लेमडा है, स्पीड ऑफ लाइट c है, फ्रीक्वेंसी न्यू है। जिस टर्म में आप आंसर निकालना चाहें निकालें, मुझे फोर्स नेट चाहिए ऑन सरफेस ड्यू टू फोटॉन्स। कितना होगा, ये फोटॉन्स से लगने वाली फोर्स के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके रखिए। अगले लेक्चर को यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।